सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट वर्दा शेब और मेरे साथ हैं तलहा जतोई। और आप सबको आज इतवार है तो छुट्टियां मुबारक। और क्योंकि ईद की छुट्टियां जो हैं वो आज से शुरू हो चुकी हैं और तैयारियां भी बहुत ज़्यादा शुरू हो रही हैं। मार्केटों में देखें तो रश ही रश लगा हुआ है। सैलून्स का तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है। लेकिन ऐसे में जब हम सब छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, ईद की तैयारियां कर रहे हैं, शॉपिंग्स कर रहे हैं, सैलून से मशरूफ़ हैं, लेकिन मज़दूर आज भी छुट्टी नहीं मना रहे। वो आज के दिन भी ठेला लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आज भी वो बोझ उठा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। क्योंकि वो डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। अगर वो आज कमाएंगे तो वो आज ही खा पाएंगे, उनके घर में चूल्हा जलेगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि छुट्टी के दिन भी मजदूर को छुट्टी ना मिली। यकीनन आज 1 मई है, 1 मई है, लेबर डे है। और लेबर डे की मुनासिबत से हम यकीनन उन तमाम मज़दूरों को सलाम पेश करते हैं जो हर रोज़ मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, रोज़ाना की उजरत कमाते हैं ताकि वो 2 वक्त की रोटी अपने खुद भी खा सके, अपने घर वालों को भी खिला सकें। चाहे ईद का दिन हो, चाहे कोई और छुट्टी हो, मज़दूर के लिए छुट्टी नहीं होती। उन तमाम मज़दूरों को सलाम जो आज मजदूरी कर रहे हैं और अपने घर के लिए उजरत कमा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि उनके हालात हुक्मरान बेहतर करेंगे, महंगाई कम करेंगे, क्योंकि यकीनन इस महंगाई ने उन मज़दूरों को बहुत परेशान कर रखा है। जहाँ मज़दूर मुश्किल में है, वहीं दर्जी, सैलून चलाने वाले, डिज़ाइनर्स बहुत ज़्यादा आज बिज़ी हैं, कमा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मज़दूरों को वो भी याद रखें और उनका हक भी ज़रूर अदा किया जाए और उनको सलाम पेश किया जाए और उनकी जितनी खराज तहसीन उनको पेश कर सकते हैं हम करें, क्योंकि दे डिज़र्व इट एंड इट शुड बी देयर। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की जाए। ईद पीर को होगी या मंगल को, वो सवाल जिसका है पूरे पाकिस्तान को बेसब्री से इंतजार। रुयत हिलाल कमेटी शवाल का चांद देखने को तैयार, इजलास आज होगा। छुट्टी के दिन भी मजदूर को छुट्टी ना मिली। आज मजदूरों का आलमी दिन है। ईद की खुशियों में इन मजदूरों को भी याद रखें जो ज़राए माश की तलाश में घरों से दूर हैं। ईद पर भी तलबा इम्तिहानों की तैयारियों में मजबूर। तलबा को बता दिया गया कि ईद की छुट्टियों में O लेवल्स के एग्जाम्स होंगे। और ननचौक से कार्ड उड़ाए, सर से ढक्कन खोलकर दिखाए, चीन और भारत के रिकॉर्ड्स तोड़कर दिखाए। पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट राशिद नसीम ने फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। राइट, बड़ी खबर तो आपने जान ली, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी आपने देख ली, लेकिन पाकिस्तान एक और चीजें बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, वो है ईद का चांद देखने में। हम जानते हैं तो वहाँ पर एक टीम बैठी होती है पपुल जई साहब की, यहाँ पे रुयत हिलाल कमेटी की टीम। आज अफगानिस्तान में ईद मनाई जा रही है, अंदाजा कीजिए हाउ कंफ्यूज्ड वी आर। ये समझ में नहीं आता कि क्या है, यानी कि वहाँ पे आज ईद मना ली कि जब क्या सऊदीया में भी चांद नहीं दिखा, सऊदीया में भी आज ईद नहीं है, सऊदी अरब में भी कल ईद होगी। और जहाँ ईद की बात हो रही है तला, वहाँ पे जब हम देख रहे हैं बेचारे बच्चे कुछ बहुत ज़्यादा परेशान है, स्टूडेंट्स का बड़ा बुरा हाल है। वो समझ में नहीं पा रहे कि वो ईद मनाए कि नहीं मनाए। मेरे घर में क्योंकि सिचुएशन जा रही है, आपके घर में है? यकीनन है, इम्तिहानों की तैयारी भी है, ईद की तैयारी भी है, लेकिन किस तरह काम चलेगा, क्योंकि सऊदी अरब में ईद कल नहीं है, अफगानिस्तान में कल ईद मनाई जा रही है, पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी आज बैठेगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आज चांद नज़र आने का कोई चांस नहीं है। यकीनन हम बात करेंगे, रुयत हिलाल कमेटी के आला हुकाम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। हमें ज्वाइन किया है मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी ने। मौलाना साहब बताइए, कितने चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? आप रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन हैं, सऊदी अरब में आज ईद नहीं हुई है, महकमा मौसमियात ने भी आज चांद नजर ना आने की पेशगोई कर रखी है, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कितने चांसेस हैं चांद नजर आने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान का इजलास इस्लामाबाद में इनेकाद हो रहा है। इसमें तमाम मसालिक के जो उलमा हमारे अरकान वो शिरकत करेंगे पूरे मुल्क से, और जो माहिरीन हैं फनी वो भी हमारे साथ होंगे। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फिर हम पूरे मुल्क में जो हमारी जोनल कमेटियाँ बैठती हैं और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ बैठती हैं या मुल्क में किसी हिस्से से भी कोई
शहादत देना चाहे तो हम इंशाअल्लाह उसकी शहादत को, उसकी गवाही को ज़रूर सुनते हैं और सुनेंगे। और इंशाअल्लाह शरीयत के मुताबिक जो है अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो फैसला जो है शहादत और शरीयत के मुताबिक, शहादत और गवाही के मुताबिक जो है वो किया जाए। ये बताइए कि आज पेशावर में भी चांद देखने के लिए कासिम अली खान मस्जिद में इजलास हो रहा है, तो क्या वो पिछले साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान रुयत हिलाल कमेटी के फैसले के साथ ही ईद मनाएंगे या फिर अपनी ईद अलग से मनाएंगे? हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में एक ईद और वहदत अता फरमाए। बाकी ये फैसला क्योंकि रियासत ने मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान को दिया है और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ शरई तकाज़ों के मुताबिक इस फैसले को किया जाएगा। बाकी हमारे लिए सब मोहतरम है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये करे। जैसे हमने पिछले सालों में भी देखा और हुआ कि यहाँ पर एक ही दिन रोज़ा, एक ही दिन ईद अल्लाह ताला ने अपनी मदद से हमें अता की है, तो हम अल्लाह ताला से अपनी इंतजामों को कर रहे हैं और मुझे अल्लाह से कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मुल्क को फिर वहदत की तरफ लेके जाएगा। सही, तो अफगानिस्तान में तो आज ईद मनाई गई है, तो क्या ये मुमकिन है कि वहाँ चांद की पैदाइश हो जाए, जबकि अतराफ के खत्ते में अगर देखा जाए तो अगले 24 घंटों तक चांद की पैदाइश ही ना हो? हमने तो अपने पाकिस्तान को देखना है। अब उन्होंने जो फैसला किया है या उन्होंने किस तरह किया है, किसको देखकर किया है, ये वो जानते हैं। हमने इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अपने इस मुल्क और मुल्क के अंदर जितने भी लोग चांद को, मैं ये चाहता हूँ कि आपके टेलीविज़न के ज़रिए अपील करना चाहता हूँ आम नास को कि वो चांद को देखने का एहतमाम करें। और जब वो चांद को देखने का एहतमाम करेंगे तो उससे हमें बड़ी जो है ना तक़वियत मिलेगी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। तो और वैसे भी ये एक सुन्नत अमल है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। मौलाना आज़ाद है कि लोग चांद को देखने का एहतमाम करें। मौलाना साहब हमारे साथ रहेगा, हमें ज्वाइन किया है सरदार सरफराज साहब ने, जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। सरदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, पहला सवाल इस वक्त सारे पाकिस्तानी सोच रहे होंगे, दुनिया में बहुत सारे मुसलमान भी सोच रहे होंगे कि चांद अफगानिस्तान में पैदा हो गया, सऊदी अरब में नज़र नहीं आ रहा। आज कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी बहुत कम चांसेस हैं कि चांद नजर आए। आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती हैं सर? देखिए, आपको चांद के मुतालिक तो बता दिया अलामा साहब ने, उसमें तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। आपकी एक्सपर्टीज? नहीं, मैं इसमें चांद का ही चक्कर है क्या? अफगानिस्तान में नजर आ गया, हालांकि यहाँ सऊदी अरब तो दूर है, अफगानिस्तान फिर भी हमारे पाकिस्तान से बहुत करीब है, तो जब वहाँ नजर नहीं आया और यहाँ 24 घंटों में नजर आने का कोई इम्कान नहीं है, तो फिर वहाँ ईद कैसे हो सकती है? लाइक वहाँ कैसे नजर आ गया चांद? अब ये तो अफगानिस्तान वालों से पूछा जाना चाहिए कि आपने कैसे देख लिया, क्योंकि चांद की पैदाइश टेक्निकली तो गुज़श्ता रात 1:28 अगर मुझे सही याद है तो ये टाइम है, वो हमारी वेबसाइट पर उसकी मौजूद है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं और जो चीज़ें होती हैं। लेकिन हतमी ऐलान आपको पता है कि रुयत हिलाल नहीं करना होता है, तो इसलिए इंतज़ार करें। राइट। ये बताइएगा कराची का मौसम कैसा रहेगा? सुना है यहाँ पे बड़ी गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, मुल्क भर में बारिशें होंगी, उसके बारे में अपडेट कर दीजिए। जी, जो गर्मी की लहर चल रही थी, ये कल से कराची समेत अंदरून सिंध बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और इसी तरह से साउथ पंजाब और ऊपर सेंट्रल पंजाब तक, तो कल से उम्मीद है कि ये सबसाइड कर जाएगी। कराची में आज भी जैसे विंडी रहा है, दिन भर तेज हवाएं चलती रही, लेकिन समंदरी हवाएं रही, तो उसकी वजह से मतलब कल इम्कान है कदरे के जी कोई गर्दो गुबार के साथ हवाएं चलें तेज, यानी उसको आप डस्ट रेजिंग विंड कह सकते हैं और ओकेजनली डस्ट स्टॉर्म भी कह सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ है कल कराची में। बारिश का यहाँ कोई इम्कान नहीं, अपर सिंध में कुछ है बारिश का इम्कान, वहाँ पर इसी तरह गर्दो गुबार और आंधी के साथ कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। लेकिन गर्मी की जो ये मौजूदा लहर है, ये कल कराची में तो आज कम हो जाएगा, मतलब कल कम हो जाएगा टेम्परेचर, आज मेरे ख्याल में वही 39 या 40 तक आज भी चला जाएगा मैक्सिमम, लेकिन कल से कम ही आ जाएगा। यानी कि ईद पे मौसम थोड़ा बेहतर होगा, कराची में बारिश नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा हम बेहतरी का उम्मीद कर सकते हैं कि गर्मी इतनी शदीद नहीं होगी जितनी हो रही है।
जी बिल्कुल बेहतर हो जाएगा मौसम। ईद से के बाद जो अगले 3-4-5 दिन है उनमें मौसम काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर वही 35-36, ज्यादा से ज्यादा 35-36 हो सकता है, उससे भी कम हो। कुछ दिनों में 34-35 इस रेंज में रहेगा, तो निस्बतन बेहतर मौसम होगा। सी ब्रीज भी चलती रहेगी। राइट सरदार साहब, की लहर पिछले दिन से सरदार साहब एक टेक्निकल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या हमारे मुल्क के पास तमाम तर वो टेक्नोलॉजी, उस लेवल की टेलीस्कोप्स मौजूद हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं चांद देखने के लिए, या अब भी हम कुछ पीछे रह गए हैं? नहीं जी, हमारे पास मौजूद है बिल्कुल। हमने लेटेस्ट टेलीस्कोप पिछले साल ही खरीदी है और उसका इन्होंने अपने अलामा साहब ने इफ्तिताह किया था पिछले बकरा ईद के मौके पर। उसका ऑपरेशनल उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका भरपूर इस्तेमाल होता है और है मतलब लेटेस्ट है हमारे वसाइल के मुताबिक। और हमारे पास भी है, इसी तरह जामे तो रशीद के पास है, कहीं और किसी के पास भी है, और कराची यूनिवर्सिटी में भी है। इस्पा डिपार्टमेंट है जो उनका स्पेस साइंस डिपार्टमेंट, तो जाहिर बात है कि वो सभी जगहों में यूज़ भी होती हैं वो देखने के लिए। और पिछले जितने भी चांद हुए हैं, जब से ये टेलीस्कोप हमने नई इस्तेमाल करना शुरू की है, तो वो मतलब नेकेड आई से पहले उस दूरबीन की मदद से या टेलीस्कोप की मदद से ही हम देख पाते हैं। तो फिर उसके बाद जब चांद का अगर साइज बड़ा हो जाता है और देर तक रहता है, जिन महीनों में कई महीनों में ऐसे होता है, तो फिर नेकेड आई से भी नजर आता है, लेकिन उससे पहले टेलीस्कोप से हम देख पाते रहे हैं उसको। राइट। आखिरी सवाल सरदार साहब से पूछना चाहूँगा कि ये जब हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार फिर बता दें, मेट ऑफिस के मुताबिक आज चांद के चांसेस बिल्कुल कम है, नहीं नजर आएगा, ऐसा ही है? जी मैंने बताया ना आपको कि वो रिपोर्ट मौजूद है, आपने देख ली होगी। और उसमें उसके इम्कान उसमें यही है कि नहीं, इम्कान नहीं है नजर आने का, लेकिन हतमी ऐलान आपको पता है कि रुयत हिलाल कमेटी करती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार सरफराज चीफ हमारे साथ मौजूद थे, मौलाना आज़ाद रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, और चीफ मेट ऑफिस ने कंफर्म किया हुआ है कि आज चांद नजर आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम रुयत हिलाल कमेटी आज बैठेगी और वही फाइनल ऐलान करेगी, जबकि अफगानिस्तान में आज ईद मनाई जा रही है, सऊदी अरब में कल ईद मनाई जाएगी, पाकिस्तान में परसों ईद मनाई जाएगी। ये ईद हर मुल्क के हिसाब से लग रहा है अपनी अपनी सियासी जमात लेके चल रही है। सही, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा सुकून का सांस आया है हमारे दर्जियों में और हमारी फीमेल्स में कि चलें जी, ईद आज कल मुमकिन नहीं, एक दिन और मिल गया शॉपिंग के लिए, एक दिन और मिल गया। तब ले चलते हैं आपको हमारे सेगमेंट बोल बस की जानिब, और आपको दिखाते हैं एक वीडियो जहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि हरम शरीफ में एक बिल्ली दूसरी अपनी टीम से पूछूंगा कि बिल्ली की जुबान हमारी टीम में कौन बोलना जानता है, क्योंकि इतनी ज्यादा इन डेप्थ डिटेल्स बिल्ली की साइन लैंग्वेज की मैंने पहले कभी नहीं सुनी। वर्दा नहीं, लेकिन जो दिख रहा है उस बारे में हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि देखें आखिरकार ये पूरी कुल कायनात जिस की तख्लीक की अल्लाह ताला ने की है, और उस रब ज़ात अल्लाह ताला की जब अजान की आवाज़ दी जाती है तो सभी जो है उस पर खड़े हो जाते हैं बेशक। चलें जी, अब बात करते हैं कुछ बोल्ड प्रेडिक्शंस के ऊपर आ जाते हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फेमस टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उनसा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। उनसा आप कैसी हैं? आप बताएं ईद की तैयारी कैसी चल रही है? कपड़े वपड़े सिल गए? दर्जी का इशू तो नहीं है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, दर्जी को इस दफा ये नहीं है क्योंकि बहुत तंग करते हैं टेलर्स, तो बस स्टिच ही सारी चीज़ें ले ली हैं। और अभी ही 2-3 दिन हुए तैयारी, क्योंकि शोज़ और बैक टू बैक शोज़ और रीडिंग्स और प्रेडिक्शंस चल रही होती हैं, तो बस टाइम मिला था मुझे, तो अब अल्लाह का शुक्र है। चले, अच्छी बात है। वैसे रेडीमेड वेयर जिंदाबाद। अच्छा मुझे ये बताइए उनसे, आप किस तारीख क्या कहते हैं कि भाई हमने मेट्रोलॉजिस्ट से बात तो की है कि चांद आज नज़र नहीं आएगा, ईद कल की नहीं परसों की होगी, एक दिन हमें और मिल गया है, लेकिन आप क्या कहेंगी इस हवाले से? पर्दा मैंने कहा था ना, मैं आपको प्रेडिक्ट किया था कि ट्यूसडे की ईद होगी, तो इंशाल्लाह ट्यूसडे की सही। अच्छा आप मुझे बताएं सियासी हालात क्या लग रहे हैं आपको, क्योंकि कल हमें बताया था एक एस्ट्रोलॉजिस्ट ने कि भाई ईद के दूसरे दिन से ही हमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ चेंजेस नज़र आएंगी सियासत में। तो आपको क्या लग रहा है, क्या सियासत का क्या हाल होगा ईद के बाद, फ़ौरन बाद, या फिर ईद के दूसरे दिन? देखिए, जो अभी करंट एनर्जी जो है वो सियासी माहौल की द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर हर्मिट का कार्ड है, और ये कार्ड कह रहा है कि सारे जो भी सियासी
लोग हैं वो इस वक्त जो है वो नमाज और उस तरफ ज़्यादा है, रिलीजन की तरफ ज़्यादा उनका रुख है, तो वो इबादत और उसमें ज़्यादा उनका टाइम स्पेंड हो रहा है। तो फिलहाल मुझे चीज़ें बिल्कुल स्लो नज़र आ रही हैं, कोई एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही ईद तक, यानी कि ईद के तीसरे दिन तक मुझे कोई एक्टिविटीज़ खास नज़र नहीं आ रही। लेकिन उसके बाद जो है, ईद के बाद जो वीक स्टार्ट होगा, उसमें मुझे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और सोर्ट्स का भी कार्ड है, चैरियट का कार्ड है। तो सारी सियासी एक्टिविटीज़ दोबारा से शुरू होने का काफ़ी ज़्यादा और पुरजोश तरीके से जो है वो सियासी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि पुरजोश तरीके से दोबारा से ईद के तीसरे दिन तक हमें सुकून रहेगा, उसके बाद फिर देखते हैं कुछ नई डेवलपमेंट्स हमारे सामने आएंगी, ऐसा ही है। अच्छा उनसे आप बताएं कि कल साल का पहला सूरज ग्रहण भी हुआ था, तो उससे पहले भी हम काफ़ी आपसे सवाल करते रहे हैं, प्रेडिक्शंस करते रहे कि क्या हालात रहेंगे, हुकूमत पे क्या रहेगा। तो अब आपको क्या आपके कार्ड्स में नज़र आता है, क्या सूरत हाल नज़र आती है आपको? देखिए इमरान खान साहब की अगर हम बात करें या पीटीआई की बात करें, द वर्ल्ड का कार्ड है और ये वर्ल्ड का कार्ड है कि ये ओवरऑल पूरे मुल्क में इनकी एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी और काफ़ी पुरजोश तरीके से जो है वो एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। जैसे कि उनका जो है वो इरादा है धरने का, तो धरने का जो कार्ड इस वक्त जो है ना 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। सीक्रेटली प्लानिंग चल रही है पीटीआई वालों की कि किस तरीके से धरना दिया जाए, किस तरीके से मतलब मैंने प्लान किया जाए। तो सारी प्लानिंग जो है वो सीक्रेटली चल रही हैं और तो कह भी दिया है ना मई के लास्ट वीक में। जी जी, तो उनकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी और सियासी बयानात काफ़ी आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी होती हुई नज़र आ रही हैं। लोग भी मुझे लगता है कि मीडिया की तरफ, न्यूज़ चैनल्स की तरफ ज़्यादा मुझे मतलब उनको हाईलाइट होंगे, मतलब देखते रहेंगे। तो मीडिया जो है वो काफ़ी इस वक्त जो है पावर में आया हुआ है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मीडिया, न्यूज़ चैनल्स जो हैं स्पेशली वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में होंगे, लोग उनको देखना पसंद करेंगे, उनकी रेटिंग हाई होती हुई नज़र आ रही है। सही। अच्छा शहबाज शरीफ के बारे में बताइएगा कि उनके सितारे क्या कह रहे हैं ईद के बाद? अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के लिए कार्ड्स इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है और ये कार्ड होता है स्ट्रेस का, डिप्रेशन का कार्ड होता है, बर्डन का कार्ड होता है। तो शहबाज शरीफ काफ़ी बर्डन में है, स्ट्रेस में है और काफ़ी दबाव है उनके ऊपर, काफ़ी प्रेशर नज़र आ रहा है। पॉलिटिकल प्रेशर भी है, गवर्नमेंट का, पब्लिक का प्रेशर भी काफ़ी है और भी कुछ ऐसे वाक़यात, जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के लिए जो है वो कुछ ऐसी, जैसे अभी इस वक्त रिसेंटली जो हुआ था, तो इस ऐसे ही वाक़यात कुछ और भी पेश आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो उनको फेवर करती हुई नज़र नहीं आ रही। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कोई ना कोई ऐसी हैपनिंग्स होती रहेंगी उनके हवाले से, यानी कि ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ चलता रहेगा। आपको क्या लगता है उनसा कि अभी जिस तरह से वज़ीर आज़म ने जब हल्फ उठाया है इस दौर में, जबकि वो कह रहे हैं कि मुल्क का मईशी बहरान बहुत ज़्यादा ख़राब है और ख़जाने नहीं हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, तो उनकी गलती साबित नहीं होगी कि इस टाइम पे हुकूमत में आना? देखिए अब इकोनॉमी का भी अगर हम कार्ड देखें और उससे रिलेट करें पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस वक्त जो रिसेंटली है, उसमें भी आप देखें 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और हैंगमैन का कार्ड है और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और इसमें यही है कि ये लोग भी काफ़ी सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट प्रेडिक्शन आपने अगर याद हो तो मैंने हमजा शहबाज की प्रेडिक्शन की है। हेलो, तो आपने देखा कि वज़ीर आला का हलफ उन्होंने उठा लिया, लेकिन कुछ अरसे के लिए है ये चीज़ जो है डिले हो रही थी, तो वही हुआ। तो अभी इकोनॉमी जो है वो भी मुझे काफ़ी जो है मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है और कोई आवाम को कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ साहब जो है काफ़ी भरपूर कोशिश करेंगे कि जो बजट है वो थोड़ा सा रिलीफ बजट हो पब्लिक के लिए, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मुझे रिलीफ ज़्यादा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा आवाम के लिए।
सही, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया उनसा, थैंक यू सो मच। आपने हमें बताया कि सियासी सूरत हाल से भी हमें आगाह किया कि सितारों के में सियासी हालात और मामला कहाँ तक पहुँचेंगे ईद के तीसरे दिन। और ईद के तीसरे दिन खैर हमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि गर्मी नहीं होगी एटलीस्ट। राइट, आगे बढ़ते हैं, अल्लाह खैर करे। और यकीनन मुश्किलात हैं, दुआ करते हैं मुश्किलात कम हो। सियासी तौर पर ही मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। PTI चेयरमैन इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी किया है। शहबाज शरीफ ख़ानदान पर 40 से 45 अरब के 16 मुकदमात चल रहे हैं। शहबाज शरीफ पर FIA में 16 अरब के केसेस हैं। तोशा कवानीन में नरमी करके नवाज शरीफ और जरदारी ने गाड़ियां अपने नाम करवाईं। यकीनन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कई ऐसे इल्ज़ामात थे जो हैरत अंगेज थे, लेकिन पहली बार पाकिस्तानियों ने नहीं सुने। हम पहले भी ये इल्ज़ामात सुन चुके हैं, करप्शन के, नैब केसेस के, FIA केसेस के। शायद यही वो तकरीरें थी जिनको सुनकर हमने 2018 के इलेक्शन में, 17 के इलेक्शन में वोट भी दिया था इमरान खान को। लेकिन सरप्राइजिंग पार्ट वाज दिस कि 3.5 साल वो पावर में रहे हैं, फिर भी वो यही बातें कर रहे हैं कि ये केसेस हैं, करप्शन केसेस हैं, पैसे। आपने तो वादा किया था इमरान खान साहब कि आप ये पैसे वापस लाएंगे। पैसे वापस तो नहीं आए, लेकिन आप वही केसेस कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हैं। तोशे खाने के बारे में आपने बताया कि जरदारी साहब ने कई गाड़ियां अपने नाम करवा ली। नवाज शरीफ साहब 10 साल तक वजीर आज़म रहे और 10 साल के बाद आके यूसुफ रज़ा गिलानी से वो गाड़ी अपने नाम करवा ली। उस ज़माने में 15% पेमेंट की जाती थी तोशे खाने की चीज़ें अपने नाम करवाने की। इस दौर में, इमरान खान के दौर में 50% पेमेंट की जाती है। लेकिन द सैड पार्ट वॉज के 3.5 साल इमरान खान वजीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे, लेकिन जो टारगेट्स वो लेकर गए थे बहुत कम अचीव किए। और वही टारगेट्स वो आज दोबारा अपने सामने, अपने अवाम के सामने रख रहे हैं, अपने वोट बैंक के सामने रख रहे हैं। और वोट बैंक वर्दा ये सवाल पूछ रहा है कि ये सारी बातें तो पहले से सुनी हुई थी। 3.5 साल आपके पास ओहदा था, अरबाब इक़्तिदार थे, कुछ क्यों नहीं किया? ये वो क्वेश्चन मार्क है। तरह आपको नहीं लगता कि कोशिश तो एटलीस्ट की गई, जैसे कि नैब बनाया गया, नैब तो पहले से बने हुए थे, केसेस बनाए गए, एक्टिव किया गया ना, केसेस बनाए गए, उसके ऊपर केसेस बने, एक्टिव हुए, एक्स्ट्रा एक्टिव हुए। मैं ये कहूँगी कि पहले हमें नैब को कभी इस तरह से एक्टिव नहीं देखा। मैं इस बात को शायद आप शायद डिनाई करें इस बात से, लेकिन मुझे लगता है पहले हमने कभी इस तरह से नैब को एक्टिव नहीं देखा। जिस तरह से टैक्सेस रिकवर किए गए, पहले ही तमाम चीज़ें नहीं हुई। मेरे ख्याल से 3-3.5 साल देखिए, एक चीज़ जो पूरी कभी आपने इतने सालों में कभी एक चीज़ हुई नहीं, आप उस लाइन पे डिसएग्री करूंगा। नैब पहले भी रिकवरीज करती थी, 400-500 अरब पहले भी रिकवर होते थे, पहले भी बहुत सारे लीडर्स होते थे। और नैब अब केसेस बनाएगा इमरान खान और उनकी टीम के अगेंस्ट। राइट, हमें कहा जा रहा है कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए दुनिया बोल है रमजान स्पेशल। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है रमजान स्पेशल। अब चलते हैं लजीज पकवान पकाने के लिए। वर्दा तैयार है, उनके साथ सैरिश हैं। ओवर टू यू, डालडा के दस्तरखान की जानिब। This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। डालडा। थैंक यू सो मच तलहा जी। जनाब, वेलकम टू डालडा का दस्तरखान। और ईद की आमद है और नित नए पकवान बनाए जा रहे हैं और सेवइयों की जो रेसिपीज़ हैं वो उरूज पर हैं। बिल्कुल, और ये अच्छी बात है ना, ईद के मौके पर 3 दिन ईद के होते हैं, थोड़ा सी वेरिएशन आ जाएगी। मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज़ हमें बता रही हैं और मैंने पूछ लिया वर्दा से कि आप क्या बना रही हैं, क्योंकि हमें इफ्तार में खाना भी होता है। हाँ, तो आज बन रही हैं कीमामी सवैयाँ। बिल्कुल, कीमामी सवैयाँ, या फिर इनको आप कह सकते हैं कि एक लखनवी अंदाज की सवैयाँ हैं जो बहुत ही मज़े की होती हैं। और ये सिर्फ सेवइयों में ही बनती हैं, इसमें दूध वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, हाँ जी। तो ये आप ऐसा है कि कैसे कभी आप अगर पहले दिन ईद की शीर खुरमा तो लाजमी है, या अगर साइड पे आप कोई दूसरी सेवइयों की डिश बनाना चाहते हैं, डिज़र्ट बनाना चाहते हैं, या ईद के अगले दिन बनाना चाहते हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत क्विक बनती है और बहुत मज़े की बनती है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि ईद आने वाली है, ईद के बाद शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है। तो हमने सोचा क्यों ना आपका थोड़ा सा जो एक टेंशन है, आपकी एक डिप्रेशन है आप में कि मोटे हो रहे हैं, वज़न कम कैसे करें, उसको थोड़ा सा रिलीज़ करें। तो हमने इन्वाइट किया है आज इकरा सुहेल हमारे साथ है, न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, इस वक्त तो आपकी अशद ज़रूरत है हर जगह, सबकी डिमांड में आप, स्पेशली सहरिश की डिमांड पे हमने बुलाया है इनको। मेरा रमज़ान में 1.5 किलो वज़न बढ़ चुका है
और उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि ईद के बाद कुछ कंट्रोल किया जाए, तो बिल्कुल ज़रूरत है। मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने दबा के रमज़ान में पकौड़े, समोसे, रोल चोल खाए होंगे, तो उनके लिए डॉक्टर साहिबा से बात करना बहुत ज़रूरी है। और पता है होता क्या है कि नहीं हम डाइट कर रहे हैं, नहीं खाएंगे यार, समोसा रोल नहीं खाएंगे, अच्छा चलें यार आ गया है तो एक खा ही लो, एक रोल खा ही लो, 2 पकौड़े खा लो, तो उसी में पूरे हो जाते हैं हम ना। डाइट तो गई पता नहीं कहाँ, हम भूल ही जाते हैं, लेकिन वो ज़बान का चटखारा हम नहीं छोड़ पाते। और रमज़ान में और इफ्तार पे सबके साथ दिल भी नहीं चाहता, जो सीरियसली माशाल्लाह। अब हम लोग तो खैर आदत से मजबूर हैं क्योंकि एक तो लाहौरी जो है उनको वैसे भी खाने पीने का बड़ा शौक़ होता है, तो शायद मुझे ये लगता है कि ये वजह है कि मुझे क्रेविंग्स होती रहती हैं, क्योंकि बचपन में हम लोगों ने दबा के हम लोग मतलब खाबे खाते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आदत जाएगी। बड़े हो गए, थोड़ा सा पता चल गया है कि भाई डॉक्टर्स मना करते हैं, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, और अब तो एयर फ्रायर भी आ गया है। हाँ। एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप डीप फ्राइड चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, कि भाई आप एयर फ्रायर ले आए। जो फ्रेंच फ्राइज हैं वो तो उसमें अच्छे नहीं बनते, लेकिन मैंने सुना है कि मुझे तो अच्छे लगते हैं। हाँ बनते हैं, मैं खाती हूँ, बहुत मजे के बनते हैं और अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी होते हैं। हाँ डेफिनेटली वो ऑयल वाला फ्लेवर नहीं आता, सेम टेस्ट नहीं आ रहा होता, बट जिस तरह हमें अगर क्रेविंग्स हैं तो वो थोड़ी सी पूरी हो जाती है मेरा ख्याल है। ये देखिए मैं सहरे से ना मुस्तकिल काम करवाती रहती हूँ कि फारे खड़ी नहीं हो, काम करूँगी, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे शौक भी है किचन में काम करने का। चलिए मैं वरना मुझे ये बताएं कि अब करना कैसे। अच्छा सबसे पहले मैं आपको रेसिपी बता दूँ, फिर उसके बाद हम डॉक्टर साहिबा से बाकायदा प्रॉपर डाइट प्लान लेंगे। अच्छा मैंने यहाँ पे 1 गिलास, मैं कप नहीं कहूँगी, मेजरिंग कप, 1 गिलास मैंने पानी लिया है यहाँ पे, उसमें मैंने 1 कप चीनी ऐड की है। हम शीरा बना रहे हैं बेसिकली। अच्छा इसमें कोई टेंशन नहीं है कि तार वाला या कौन सा शीरा, बस हमें चाहिए कि चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। सही, दूसरी तरफ मेरे पास एक दूसरा पैन है जिसमें मैं सेवइयाँ फ्राई करूँगी, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी डालडा का बनास्पति VTF, क्योंकि इसमें बेहद खुशबू होती है और ट्रांस फैट फ्री 0.5% से भी लेस इसमें ट्रांस फैट होता है। और अगर हम दूसरे बनास्पति देखें तो उसमें 20% से भी ज़्यादा होता है। तो अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, थैंक यू सो मच, तो डालडा VTF बनास्पति इज़ द बेस्ट चॉइस। और जब डालडा की बारी आती है और नाम आता है डालडा का, तो हमारे जहन में सबसे पहले एक नाम आता है भरोसे का और एतमाद का, जो पिछले 80 सालों से डालडा पे हमारी माओं को, हमारी फैमिली को, हमारी नानी दादियों को है। और डालडा के साथ आप कर सकते हैं अपनी जो भी आप बना रहे हैं खाना, अपनी रेसिपी को और भी मज़ेदार कर सकते हैं। और इस रमज़ान जहाँ हम कहते हैं कि बचत ज़्यादा होती है, इबादत ज़्यादा होती है, मोहब्बत ज़्यादा होती है, प्यार ज़्यादा होता है, चटखारे भी बहुत सारे होते हैं, वहीं पर आप डालडा के साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल कर सकते हैं और बचत भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टोव ऑन कर रही हूँ। ये शीरा तो आई थिंक सो बन गया जी, बस इसको हम स्टोव बंद कर देंगे यहाँ पे। और जैसे ही डालडा बनास्पति VTF गरम हो जाएगा, इसमें मैं सेवइयाँ ऐड कर दूँगी। सही। अच्छा शीरे में अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा बादाम चॉप्ड, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये जब बॉईल हो जाएंगे तो नरम हो जाएंगे, तो इसका भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बिल्कुल ड्राई नहीं लगेंगे ये, ठीक है। ये कर दिए और थोड़े से पिस्ते हमने इसमें ऐड कर दिए। ये कुछ थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, वरना मैंने कभी देखा नहीं कि बॉईल किया जाए इसको साथ इसके। नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट, एक तो थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएंगे और इसमें मिठास आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छा अब मुझे बताइए आप, इकरा, हम मोटे तो हो गए, ईद भी आ रही है, अरे हम सबकी, हमसे मतलब है मेरी तमाम बहनों की आवाज़, हमसे मायने तमाम बहनों की आवाज़, मैं आप लोगों को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस वक्त ना। तो सब मोटे हो गए हैं, जिनका वेट बढ़ गया है, शादियों का सीज़न भी शुरू होने वाला है। तो पहले तो मुझे ये बताइए, क्या ये वाकई बात हकीकत है कि हम 15 दिन में वज़न कम कर सकते हैं? अच्छा, जिस तरह बात है प्रोफेशनल डाइट प्लान की, तो हम इस तरह रेकमेंड नहीं करते कि आप 15 दिन में वज़न कम करें, क्योंकि वज़न एक लाइफस्टाइल है, एक प्रोसेस है जिसको आप फ़ौरन से क्विक जो है ना वो कम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने क्विक गेन भी नहीं किया हुआ होता है। ऐसा नहीं होता कि रमज़ान के 15 दिन में आपने 5 किलो या 10 किलो वज़न गेन कर लिया होता है। तो इसी तरह जो है वो कम करने का प्रोसेस भी जो है वो ग्रेजुअली होता है। तो अगर आपने स्टार्ट करना है 15 दिनों में, तो 15 दिनों में कुछ हैबिट्स आप चेंज कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आपने एयर फ्रायर का कहा, अगर समोसे पकौड़ों की बहुत ज़्यादा चाह हो रही है, क्रेविंग्स हो रही होती हैं, तो आप उसको एयर फ्रायर से ऑल्टरनेट कर लें। बेशक आप कुछ ऑल्टरनेट्स निकाल सकते हैं, लेकिन 15 दिनों में वज़न कम करना मुझे लगता है बहुत क्विक बात होती है। अगर जल्दी वज़न कम हो रहा है तो वापस वो वाला वज़न जल्दी आएगा भी। तो जो हम गाइड करते हैं, जो हम अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं, वो यही होता है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तब्दील करना शुरू करनी है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है वो डाइट पे काम करना है, आपने लाइफस्टाइल चेंज लाना है। जब आप लाइफस्टाइल चेंज लाते हैं तभी आपका वज़न ग्रेजुअली कम होता जाता है। ये बताइएगा, जो लाइफस्टाइल चेंज की आप बात कर रही हैं, जाहिर सी बात है इसके लिए मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता।
बहुत सारे लोग हैं ट्राई करते हैं, एक हफ्ता ट्राई करते हैं फिर छोड़ देते हैं, उनसे नहीं हो पाता, खुद पे कंट्रोल नहीं वो कर सकते। कोई टिप आप ऐसी दें कि मोटिवेशन लेवल जो है वो बरकरार रह सके, और दूसरा इसको जब स्टार्ट करना है तो वो सबसे पहले आपको कौन सा स्टेप लेना है? ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो आपने ये नहीं सोचना कि आपका वज़न क्विक कम होगा। जब हम सोचते हैं कि क्विक कम होगा तो हमें फ़ौरन रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, और जब हम एक हफ्ते में सोचते हैं कि खाना पीना छोड़ देंगे, बिल्कुल मैंने देखा है कि लोग सिर्फ ग्रीन टी पे आ जाते हैं, या सिर्फ एप्पल डाइट पे आ जाते हैं, या सिर्फ सूप डाइट पे आ जाते हैं, एग डाइट पे आ जाते हैं। हमारी कैसी, पहले मुझे ये बताएं जी, एग डाइट कैसी, क्या ये सही है? वही बात कर रही हूं मैं कि क्रैश डाइट अगर आप करेंगे, एक ही चीज़ फ़ौरन खाते रहेंगे, आपने कार्ब्स नहीं लिया, आपने फैट नहीं लिया डाइट में, तो आपकी जो प्रोफाइल्स हैं, आपकी जो ब्लड की चीज़ें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो बात ये है कि आपने जो लाइफस्टाइल चेंज की बात है वो आपने हर चीज़ में चेंज लाना है। आपने सारी चीज़ें खानी है, आपने अंडा भी लेना है, आपने चिकन भी लेनी है, आपने इवन राइस और रोटी भी लेनी है, जो डाइट में मुझे लगता है लोग कहते हैं कि नहीं ले सकते, हम डाइट कर रहे रोटी चावल नहीं खा सकते, तो ऐसी बात नहीं है। आपने हर चीज़ खानी है, हर चीज़ को क्वांटिटी में लेना है। अच्छी अगर आप क्वांटिटी में लेंगे, मॉडरेट क्वांटिटी में लेंगे तो बिल्कुल आपका वजन कम होना शुरू होगा, और आपने हर चीज़ लेनी है। अगर आप सिंगल, ये जो अभी आपने चावल और रोटी की बात की, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कुछ लोग राइस और ये जो फ्लावर होता है उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं और ब्राउन ब्रेड खाना शुरू कर देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उससे स्टमक डिस्टर्ब होता होगा। स्टमक डिस्टर्ब तो नहीं होता, खैर उसमें यह है कि फ़ाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, और अगर किसी इंसान की आदत ही नहीं है फ़ाइबर अच्छा लेने की, तो अगर आप एक्सेस फाइबर लेना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा स्टमक डिस्टर्ब होता है। अच्छा जी, मैं बताती चलूँ आपको, आप ये देखें कि मामी सवैयाँ तैयार हैं, ये देखें बहुत मज़े की लग रही हैं, बहुत खुशबू देखिए आपने आई, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है जी। अच्छा अब मैं बताऊँ कि हमने किया क्या है इसमें। आप देखें कैसे खड़ी खड़ी से इस तरह से ये हो गई है ना, ये हमने, आपने देखा था आपके सामने, मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी लेके उसमें 1 कप चीनी ऐड करके उसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया था। जब चीनी डिज़ोल्व हो गई थी तो उसे मैंने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, बादाम पिस्ते और येलो फूड कलर यानी कि जर्दे का रंग जो भी घर पे आपके पास मौजूद है आप वो डाल दीजिए। वो डाल के आपने 1 से 2 मिनट उसको पकाना है ताकि बादाम पिस्ते जो हमने इसमें ऐड किए थे वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद फिर क्या करना है, दूसरे पैन में मैंने यहाँ पे डालडा बनास्पति VTF लिया था और उसमें मैंने सेवइयों को भून लिया था। अच्छा, सेवइयाँ मैंने मेहरान की सेवइयाँ ली थी, आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है, मेहरान की आप ले सकते हैं। इसमें एक बात पता है कि सेवइयों में स्मेल सी होती है, मेहरान की सेवइयों में वो नहीं होती है और फ्रेश होती हैं, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इनके बहुत ही फ्रेश होते हैं। अगर आप इनके पैकेट के आप यूज़ करना चाहते हैं, आप शीर खुरमे के पैकेट से आप मेहरान की बना सकते हैं, शीर खुरमाई बना सकते हैं, और बाकी स्टेट स्पाइसेस भी इनके मौजूद हैं हमारे पास। यहाँ पे नमक है, मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है। लेकिन क्योंकि हम मीठा बना रहे हैं, थोड़ा सा ईद की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने सेवइयाँ मेहरान की यूज़ की हैं। और बाकी सामान जो मैंने आपको बताया कि क्या किया, फिर मैंने इसके बाद जब सेवइयाँ भून ली हमें डालडा VTF बनास्पति में, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, परसों में तकरीबन यानी कि 3 से 4 बैचेस में पानी ऐड करना है। मैंने एक साथ ऐड नहीं किया, थोड़ा सा पानी ऐड किया, आपने सेवइयों को सौते किया, फिर आपने 1 मिनट के लिए ढक दिया ताकि सेवइयाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और कुकड हो जाएं। फिर दोबारा से थोड़ी देर बाद जब पानी खुश्क हो गया फिर मैंने थोड़ा सा पानी मजीद ऐड कर दिया। तो नहीं कि बैचेस की सूरत में आपने पानी ऐड करना है, आप हाथ लगा के देखें इसको, हाथ नहीं जलेगा। बता दिया कि मैं परसों बना रही हूँ, हाँ ये देखें सॉफ्ट हुई, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आपने बैचेस में पानी ऐड करना है और फिर इसको आखिर में ढक के 1 से 2 मिनट के लिए आपने दम दे देना है ताकि सेवइयाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने के लिए एक आप जो भी प्लेटर है आप ये ले लीजिए, सही है। ये देखें इसमें मैंने इलायची भी डाल दी थी, इलायची पाउडर, इसमें किशमिश भी ऐड की है मैंने, बादाम पिस्ते भी ऐड किए इसमें। अब इसमें हम थोड़ा सा बीच में खोया भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए भी खोया आप रख सकते हैं। ये देखें इस तरह से ये खोया है हमारे पास, और ये इतनी मज़े की लगेंगी ना जब ये डल जाएगा इस पर। अच्छा, कराची में लोग इसको मावा भी कहते हैं, मावा भी कहते हैं। ये देखें इस तरह से, सही है। थोड़ा सा आपने इस तरह से सेवइयों को डाल दिया, दोबारा से ऊपर से एक लेयर लगा देंगे तो इससे लेयरिंग थोड़ी सी आ जाएगी अच्छी सी। ऊपर से आप बादाम पिस्ते से इसको गार्निश कीजिए और आप सर्व कीजिए कि मामी सेवइयाँ मज़ेदार सी तैयार है हमारी। और साथ में जब इफ्तार पे आप बैठे हैं तो मेहरान के सॉसेस को नहीं भूलिएगा। मेहरान की हरी चटनी है हमारे पास, है केचप है और चिली गार्लिक सॉस है, उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और साथ में अपनी बोरिंग से इफ्तारी को आप इंजॉयबल बना सकते हैं, मज़ेदार बना सकते हैं कोका कोला के साथ, क्योंकि आखिर में मैजिक जो है रमज़ान का वो साथ रहने में ही है। और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी केमामी सेवइयाँ रेडी हैं। ये देखें आप। डॉक्टर साहिबा का हम शुक्रिया अदा कर देते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर इकरा सुहेल हमारे साथ थी, आपका बहुत शुक्रिया। और कीमामी सेवइयाँ हम अफ्तार में खाएंगे, तो वर्दा इजाज़त ले लें। बिल्कुल इजाज़त लीजिए, बल्कि इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हो गया है, आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद।
दुनिया बोले रमजान स्पेशल में आपको वेलकम बैक कहेंगे। बड़े प्यारे मेहमानों ने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया। अब सेगमेंट होगा आलिम के बोल। हमें ज्वाइन किया मौलाना फजल सुबहान साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। साथ साथ मेरे साथ दो बड़े प्यारे खूबसूरत गुलाम अहले बैत मौजूद है जिनका नाम है माजिद अली साबरी साहब, साथ साथ नदीम साबरी साहब। बड़ी कमाल इनकी आवाज़ है, क्या इनका अंदाज़ है कव्वाली का, यकीनन आपको ये सुनाएंगे भी और आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन पहले हम कुछ इस्लाम की बात करना चाहेंगे। मैं हमेशा से बात करता हूं कि दीन को समझने के लिए सबसे पहले रब के हबीब को समझना ज़रूरी है। रब के हबीब को समझने के लिए सबसे पहले उनके घर को समझना ज़रूरी है। और अगर घर की बात की जाए तो पंचतन पाक का तो जिक्र सब करते हैं, लेकिन आज मैं जिक्र करूंगा उनके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का। हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम में और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम में क्या चीज़ कॉमन थी, मुश्तरक थी? दोनों इतने बला के खूबसूरत थे कि पूरी शहर की औरतों ने बोला कि एक बार, लेकिन उन्होंने कहा हम ये गुनाह नहीं करेंगे। अब हजरत अब्दुल्ला कोई नबी नहीं है, उन्होंने किसी नबूवत का ऐलान नहीं किया, लेकिन अंदाजा कीजिए कि हर ऐब से पाक है, हर बुराई से पाक है। यहां तक कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं। हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हजरत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम ने कहा मैं भी इनको रब की राह में कुर्बान करूंगा। तभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं। अंदाजा कीजिए कि हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम में और अल्लाह के पैगंबरान में कितनी चीजें यकजा हैं, कितनी चीजें कॉमन हैं। इससे हमें वाज़ेह हो जाता है कि सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही नहीं, पूरा घराना ही नूर का है। ये पूरा घराना हर ऐब से पाक है, ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम तर सैयदजादे हमारी आंखों के ताज हैं, सैयद बादशाह। और इसीलिए दुनिया में हम कहते हैं कि बादशाह का बेटा प्रिंस है, यानी रॉयल ब्लड है, ब्लू ब्लड है, तो आका का खून क्या होगा। बहुत बड़ी शान है उनकी, और इस शान को समझना ही दीन को समझना है। मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूँगा, मौलाना साहब इस घर की शान हमें बताइए, अहले बैत की शान हमें बताइए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात है। वजह कायनात का मतलब कि पूरी कायनात को जो तख्लीक और डिज़ाइन किया गया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत है। सुभान अल्लाह। और बल्कि मैं तो ये जुमला कहूँगा कि हमारे आका की आमद से सिर्फ रबीउल अव्वल मुबारक नहीं हुआ, सुभान अल्लाह, सिर्फ एक ख़ास पॉइंट मक्का और मदीना मुबारक नहीं हुआ, सुभान अल्लाह, बल्कि हमारे आका जिस घड़ी में आए वो घड़ी मुबारक, अल्लाह अकबर, वो घड़ी जिस घंटे में आई वो घंटा मुबारक, अल्लाह अकबर, वो घंटा जिस दिन में आया वो दिन मुबारक, वो दिन जिस हफ्ते में आया वो हफ्ता मुबारक, वो हफ्ता जिस महीने में आया वो महीना मुबारक, वो महीना जिस साल में आया वो साल मुबारक, वो साल जिस सदी में आया वो सदी मुबारक, वो सदी जिस ज़माने में आई वो ज़माना मुबारक। मेरे आका की आमद से आसमान मुबारक, ज़मीन मुबारक, सूरज मुबारक, चाँद मुबारक, सितारे मुबारक, सैयारे मुबारक, अहजार मुबारक, अशजार मुबारक, जमादात मुबारक, नबातात मुबारक, खेत कलियाँ, नदी नाले, इंस और जिन, चरिन परिन, मक्का मुकर्रमा बना, मदीना मुनव्वरा बना, अबू बकर सिद्दीक बना, उमर फारूक बना, उस्मान ज़ुन्नूरैन बना, अली शेर खुदा हैदर कर्रार बना, हज़रत फ़ातिमा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना बनी, हज़रत खालिद सैफुल्लाह बने, हज़रत हमज़ा असदुल्लाही व असद रसूल ही बने। मेरे आका जिस बुराक पे सवार हुए सारे बुराकों से आगे बढ़ गया। मेरे आका के हाथ जिस चीज़ को लगे कायनात की सारी चीज़ें उसकी निस्बत के सामने हैचे। तो अहले बैत को तो दुगनी सआदतें मिली, नबी का खून भी है और निस्बत भी है। एक नसब होता है, एक निस्बत होती है। सहाबा को निस्बत मिली, वो सरों के ताज बने। अमल की अपनी असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस यही आसरा है। सहाबा को निस्बत रसूल मिली, कुर्बान जाऊं अहले बैत पर जिन्हें निस्बत भी मिली और नसब भी मिला, जिनमें नबी का खून शामिल हो गया। उन अहले बैत की अजमत क्या पूछते हो कि जो नबी के घर में हुए, नबी की परवरिश में पले बड़े, नबी के कंधों पर सवार हुए, नबी ने उन्हें गोद में लिया, खुतबे से उतरकर नबी ने जिन्हें उठाया, जिनकी कमर पर आने से नबी ने सजदे को तवील किया था। ये नबी की नामूस और नबी के नसब और निस्बत वाले लोग इस पूरी कायनात के मौसिन हैं। इसीलिए
करबला में इनकी नस्लों ने नेज़ों पर अपने सर चढ़ाकर इस गुलशन इस्लाम की आबियारी की है। हमारे आका के इस दीन को परवान चढ़ाने के लिए सबसे फ्रंट लाइन पर अगर कुर्बानी पेश की है वो अहले बैत ने पेश की है। इसीलिए अहले बैत हमारे सरों का ताज, आंखों का नूर, दिल का सुरूर, दिल की धड़कन है। और अल्लाह ताला हम सबको उनका गुलाम बने। आमीन आमीन। अब मैं साबरी ब्रादरान से गुजारिश करूंगा, वक्त की कमी है, इजाजत लेना चाहूंगा अपने व्यूअर्स से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन इख्तिताम में हम कव्वाली सुनेंगे साबरी भाइयों की अपने। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, आका सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की, तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए, सुभान अल्लाह। तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए, यहाँ से लेके वहाँ तक वही तो मालिक है, ये कायनात बनी है, ये कायनात बनी है मेरे नबी के लिए, आका ये कायनात बनी है मेरे नबी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साहब ब्रादरान, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। उम्मीद तवक्को ये की जा रही है परसों ईद होगी, कल फिर हमारा रमजान स्पेशल प्रोग्राम होगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।